Okay, friends, once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family member, your relative, your parents, your friends all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter that is atoms. So far, what we had learned. So, we had started from the history. Historically, it was believed that the atom was the most smallest particle in the whole nature. But after that, there was invention of radioactivity and invention of electron as well. From that inventions, scientists and other people come to know that there is something inside the atom like electron. Electron तो atom के अंदर है ही, but electron negative charge है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ पॉजिटिव चार्ज भी एटम के अंदर होगा. तो उन लोगों को ये पता चला कि भाई एटम जो है ना वो फंडामेंटल नहीं है, उससे भी कुछ कम है, उससे भी छोटे पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए. तो फिर वो लोग सोचने लगे कि भाई तो फिर एटम के अंदर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर अरेंजमेंट कैसा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज का. तो अलग अलग साइंटिस्टों ने जो उसके बारे में सोचा, जो अपने थॉट्स रिप्रेजेंट किए, तो उसको एटॉमिक मॉडल बोलते हैं. तो सबसे पहला जो मॉडल दिया वो थॉमसन था. तो कोई मुझे बताएगा थॉमसन ने क्या बताया था, एटम कैसा है ऐसा बताया था थॉमसन ने? Solid spherical. हाँ, तो वो लाइक थॉमसन टोल्ड अस दैट इट एटम मस्ट बी लाइक अ Watermelon. sphere like a watermelon. So that is why its model is considered to be a watermelon model or plum pudding model. But Thomson's atomic model was fails to explain the discrete emission of wavelength from the discharge tube like a hydrogen atom. तो डिस्क्रीट वेवलेंथ क्यों प्रोड्यूस होती है उसको वो समझा नहीं सका. उसके बाद थॉमसन के ही एक स्टूडेंट रदरफोर्ड था, वो अल्फा पार्टिकल के पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था. तो उसने ऐसा सजेशन हिस्टोरिकली रिवॉल्यूशनरी सजेशन किया कि भाई हमको है ना अल्फा पार्टिकल का कोई हैवियर एटम के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है. तो उसके द्वारा एटम का कुछ हमको स्ट्रक्चर पता चलेगा. गिगर मार्सडन वेर द स्टूडेंट्स ऑफ रदरफोर्ड एंड उन लोगों ने क्या किया कि रदरफोर्ड ने जो बोला उसका एग्जीक्यूशन किया. तो रदरफोर्ड ने जो बताया था उसको एग्जीक्यूट किया. तो गिगर एंड मार्सडन हैड परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ द गोल्ड फॉइल, बॉम्बार्डमेंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द गोल्ड फॉइल. तो उसके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स मिले थे. तो उसके बेस पे रदरफोर्ड ने तीन चीज बताई. एक तो एटम्स जो है ना वो एटम्स का जो ऑलमोस्ट जो पूरा रीजन है वो वैकेंट होना चाहिए. मोस्टली एटम जो है ना वो होलो होना चाहिए, नंबर वन. नंबर टू, एटम का जितना भी मास है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, दैट शुड बी situated on its central region and that is a nucleus. And the third thing that Rutherford told us that electron must be revolving around the nucleus with the different orbitals. But Rutherford's atomic model was also fails to explain the stability of the atom. वो भी फेल हो गया. उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट एक बार वापस से हुआ और वहां पे कौन कौन से सीरीज, कौन कौन से स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया. तो पता चला कि भाई ऐसे स्क्रीन पे 5 अलग अलग ग्रुप्स मिलते हैं और हर एक ग्रुप को नाम बताया उन लोगों ने स्पेक्ट्रल सीरीज. सबसे पहले बामर सीरीज का इन्वेंशन हुआ और एंड दैट वाज ऑब्वियस बिकॉज बामर सीरीज लाइज ऑन द विजिबल रीजन एंड बामर हैड डन अ फैंटास्टिक जॉब. उसने क्या किया कि जितने सीरीज के अंदर जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस थे, जितने भी वेवलेंथ्स थे, उसको एक इक्वेशन में कंबाइन कर दिया. बट ये जो इक्वेशन था ना वो बामर ने खुद सोचा था. ऐसा नहीं है कि उसका डिराइवेशन किया, ऐसा कोई थ्योरेटिकल वर्क नहीं था. वो पूरा सोच सोच के उसने ऐसा इक्वेशन बनाया कि जिसके अंदर सारे वेवलेंथ्स वो ऑक्यूपाई कर सके, सारे वेवलेंथ्स वो कनेक्ट कर सके. तो ऐसा इक्वेशन बामर ने बनाया and that was considered to be equation of the Balmer series. 1 upon lambda is equals to r 1 upon 2 square minus 1 upon n square, where n start from 1. नहीं, बामर सीरीज का इक्वेशन जो है ना वो 1 upon lambda is equals to r 1 upon 2 square minus 1 upon n square. तो फिर n start from 3 3 4 5 etc.
तो बामर सीरीज, उसके बाद लाइमन पाशियन ब्रैकेट फंड सीरीज। आपको पता है याद रखने का टेक्निक भी है, लाल बाल पाल बम फोड़ियो या फिर लाई बापा बेरुपिया फंडना। तो दैट वाज द सीक्वेंशियल नेम ऑफ द सीरीज। हमने इलेक्ट्रॉन एंड कोई अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, अगर कोई न्यूक्लियस के आसपास कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया। दैट वाज आल्सो अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम पहुंचे हैं अब यहाँ पे, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया था, स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में भी डिस्कशन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, 1/λ को आपको जस्ट c से मल्टीप्लाई करना है, तो c/λ विल गेट यू द फ्रीक्वेंसी। तो ये 1/λ को c से मल्टीप्लाई कर दो तो c/λ f हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी v हो जाएगा, मतलब म्यू हो जाएगा, तो rc फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। उसके बाद 14 क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, वहां पे व्हाट इज द सक्सेस ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अरे भाई पहले बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है वो तो समझाओ, उसके बाद उसके सक्सेस क्या है, उसके लिमिटेशन क्या है वो बाद में पता चलेगा। बट मतलब ये जो क्वेश्चन है वो मिसप्लेस्ड है, तो 14 क्वेश्चन अभी मैंने स्किप किया है। 15 क्वेश्चन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हमारा 16th क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो 16th, 17th एंड 18th क्वेश्चन, ये तीन जो क्वेश्चन है ना, आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस 3 क्वेश्चन। ये तीन क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में से गुजरात बोर्ड वालों को 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, प्रोबेबली ये थ्योरी में से कोई आएगा या फिर कोई अच्छा न्यूमेरिकल आएगा। तो ये अभी जो मैं क्वेश्चन कराने जाने वाला हूँ दैट इज अ वेरी 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 मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अब मैं बता दूं क्या क्वेश्चन है। अभी हमारा टास्क आज का क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम बोहर ने एटॉमिक मॉडल के लिए क्या बताया था, मतलब एटम कैसा है, इसलिए बोहर ने क्या कहा था वो पहले मतलब समझेंगे, दैट इज अ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ द रेडियस। हम उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंगली रेडियस का इक्वेशन डिराइव करेंगे, और अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल वी आर आल्सो गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये तीन क्वेश्चन, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, रेडियस, इक्वेशन ऑफ रेडियस एंड इक्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तीन क्वेश्चन अब कॉन्सिक्वेंसली हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज का टास्क क्या है वो आपको पता चला फ्रेंड्स। Yes, sir. तो ये तीन क्वेश्चंस बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, एंड प्रोबेबली इसमें से ही कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बोहर ने एट दैट टाइम प्रेवेलिंग जो क्लासिकल मैकेनिक्स था उससे उल्टा बताया। उसने ऐसा बताया बोहर ने कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स जो भी कहता है उसको भी भूल जाओ, अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना तो बहुत सारे चीज आप एक्सप्लेन कर पाओगे एटम्स के बारे में। उसने वो तो एक्सेप्ट कर लिया था, वो तो सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई रदरफोर्ड यहाँ पे तो राइट ही है कि भाई न्यूक्लियस जैसा तो कुछ होना ही चाहिए और सब कुछ पॉजिटिव चार्ज वहां पे ही होना चाहिए, वो तो कंफर्म्ड था। बट व्हाट वाज द मिस्टेक ऑफ द रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि भाई न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, Revolve. हाँ रिवॉल्व कर रहा है, और रिवॉल्व कर रहा है मतलब सर्कुलर मोशन है। सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स सर्कुलर मोशन जो है ना वो एक्सेलरेटेड मोशन है, उसका एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय आर। एक्सेलरेशन उसका होता है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर होता है। तो मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, तो फिर मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बता ये रही है कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व हो रहे हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएशन एमिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन का खुद का एनर्जी वैसे डिक्रीज होना चाहिए, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं रहेगा, वो स्पाइरल होके लास्ट में कहां पे एंड होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। सो दैट इज व्हाई द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाज फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। बट बोहर ने क्या किया पता है आपको, बोहर ने कुछ उसके हाइपोथेसिस दिए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए,
उसने ऐसा बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक्सेप्ट कर लो। वो तो बहुत सालों के बाद उसके प्रूफ भी बाद में निकले, बट अभी जो बोहर ने बताया था वो विदाउट प्रूफ था, वो एक्सेप्ट था, एक्सेप्ट करने का था, और वो जो था ना वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अपोजिट में था। तो बोहर ने सबसे पहले ये बता दिया कि भाई न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें से कुछ कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं, न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे ऑर्बिट्स जो है ना, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स इट विल बी अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। बट बोहर ने क्या बताया कि भाई वो बहुत सारे ऑर्बिट में से कुछ ऑर्बिट ऐसे हो गए कि जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो भी वो किसी भी टाइप का रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। नाउ दिस इज अ वेरी अपोजिट टू द क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये बता रहा है कि भाई कोई भी ऑर्बिट चाहे हो, कोई भी ऑर्बिट हो, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होना चाहिए। तो बोहर ने उल्टा बताया कि भाई कुछ कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं कि जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो कोई भी टाइप का एनर्जी एमिशन नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों? तो वो तो जैसे जैसे चैप्टर चलेगा तो आपको पता चलेगा ऐसा क्यों। बट अभी हम उस टाइम पे पहुंचे हैं कि जिसके अभी इसका प्रूफ किसी को पता नहीं है। नहीं है। बट बोहर ने वो पोस्टुलेट ले दिया, वो बोल दिया कि इसको एक्सेप्ट कर लो। तो बोहर ने ये बताया कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, बट फ्रॉम दैट some of the orbits are such that for which if electron is in that orbit it is not going to emit any kind of energy, and this kind of orbits are known as a steady orbits. ऐसा that is the first postulate given by the Bohr. ऐसा क्यों? हमको भी क्वेश्चन होगा कि भाई सर ऐसा कैसे पॉसिबल है यार कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी हो रहा है तो भी रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करेगा? ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अगेंस्ट है। हाउ डज इट पॉसिबल? चलो इसका आंसर आपको अभी सुन लेना है कि बाद में सुनना है? सर बाद में। बाद में। ओके फाइन। तो ये जो था वो बोहर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड, अब सेकंड चीज ये है, उसने ऐसा बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन स्टेडी ऑर्बिट में होता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, और उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होता है। सो व्हेन रिसाइडिंग इन द स्टेडी ऑर्बिट the angular momentum of electron must be in the integral multiple form of h/2 and that is called the quantization of angular momentum. देखो क्वांटाइजेशन तो पता है ना, कोई फिक्स्ड वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में होना, कोई फिक्स्ड वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में होना, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। जैसे चार्ज का भी क्वांटाइजेशन होता है, कोई भी चार्ज नेचर में जो है ना वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही होता है, दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे भी बोहर ने ऐसा बता दिया कि भाई कहाँ से प्रूफ आया, कैसे आया, वो बाद में, बट उसने ऐसा बता दिया कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो बहुत सारे जो न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे जो ऑर्बिटल्स है उसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑर्बिट में रहेगा, स्टेडी ऑर्बिट में रहेगा, जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में हो। दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम इसको ये h/2 को आपको पता होगा कि NH कट भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो तनिष बोलो क्या पूछना चाहते हो? सर ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो हम कैसे एक्सपीरियंस, मतलब फिजिकली वो क्या होता है एग्जैक्टली, वो आप कोई एग्जांपल लेके समझो। मतलब क्या पूछना चाहते हो? एग्जैक्ट समझ में नहीं है मुझे। मतलब वो होता क्या है एंगुलर मोमेंटम? तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता है कि वो मतलब फिजिकली कुछ भी नहीं है, वो एक क्वांटिटी है, दैट इज अ मोमेंट ऑफ मोमेंटम। जैसे टॉर्क जो है ना वो मोमेंट ऑफ फोर्स है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो सिमिलरली हमने 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ लिया था कि एंगुलर मोमेंटम एक ऐसा क्वांटिटी है जो हम हम मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करते हैं, and the definition of the angular momentum is r cross p. So that means angular momentum is nothing but it is a linear momentum into the perpendicular distance from the reference point, and that is also named as a, that is also considered to be a moment of linear momentum.
तो आपका अगर क्वेश्चन ऐसा है कि सर ये है क्या, एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो उसका एक आंसर ऐसा है कि जैसे लीनियर मोशन में मोमेंटम आता है, तो उसको कोरिलेट करने के लिए, उसी टाइप के क्वांटिटी को कोरिलेट करने के लिए रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम आता है। उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, एक ऐसा नहीं है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी है कोई, जैसे मास है, जैसे टाइम है, जैसे स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो ये सारे हम फिजिकल उसको आप विजुलाइज कर सकते हो कि भाई ये है। बट एंगुलर मोमेंटम जो है, टॉर्क जो है, वो आप मतलब फिजिकली विजुलाइज नहीं कर पाओगे, वो मैथमेटिकली डिफाइन होते हैं। बट हम ऐसा कह सकते हैं कि जो काम लीनियर मोशन में जो फोर्स कर रहा है, वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क कर रहा है। जो काम लीनियर मोशन में मोमेंटम करेगा, वही काम यहाँ पे रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम करेगा। अगर फोर्स का वैल्यू 0 है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, अगर टॉर्क का वैल्यू 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. So that was the basic of the angular momentum we had studied in the 11th standard. Okay, Okay, sir. तो ये एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p है, वो आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया, वो पता होना चाहिए, वो बहुत ही बेसिक क्वांटिटी है। ओके, तो दैट वाज द सेकंड पोस्टुलेट्स गिवन बाय द बोहर्स, कि उसने ऐसा बताया कि भाई बहुत सारे न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में हो। और ये जो ऑर्बिटल्स है उसी को हम बोलेंगे स्टेबल ऑर्बिट्स। और वहां पे जब वो इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो किसी भी टाइप का एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा। क्यों? तो उसके लिए बाद में आपको पता चलेगा। तो दैट इज द सेकंड पोस्टुलेट्स। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टुलेट्स जो है ना, उसका जो प्रूफ है वो आपको बाद में मिलेगा। इसका जो प्रूफ है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड थिंग जो है ना, तीसरा जो पोस्टुलेट्स जो दिया बोहर ने, वो तो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन ही है कि भाई न्यूक्लियस के आसपास जो स्टेबल ऑर्बिट्स होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेबल होगा, बट वो एक ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा और दूसरे ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा वो डिफरेंट होगा। जो भी होगा वो स्टेबल होगा, बट होगा तो डिफरेंट डिफरेंट। मतलब सपोज कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी से -10 जूल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी से -5 जूल हो सकता है। मतलब जो होगा वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द रेडियस, थ्रू आउट द ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन बाय द केस हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसका एनर्जी डिक्रीज हो गया। जैसे पहले -5 था, फिर -10 हुआ, मतलब 5 जूल जितना डिक्रीज हुआ उसका। हायर एनर्जी लेवल में से इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो उसने कुछ एनर्जी लॉस किया। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी जो लॉस होता है वो किसी ना किसी फॉर्म में तो होना ही चाहिए, वो किसी ना किसी फॉर्म में तो होना ही चाहिए, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वन काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी था वो डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो ये जो डिक्रीज हुआ एनर्जी का वो कहाँ पे गया? तो बोहर ने बता दिया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल EI में से अगर लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, तो एट दैट टाइम फोटॉन्स क्रिएट होगा, मतलब एनर्जी रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी क्रिएट होगा, रेडिएशन क्रिएट होगा फोटोन के फॉर्म में। तो मुझे ये बताओ, ये फोटोन का जो एनर्जी होता है HF, वो कितना होना चाहिए? फोटोन का एनर्जी हमको तो पता है HF, बट उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? मान लो कि, चलो मान लो यहाँ पे ये आपको फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी, फॉर सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी, एक्चुअली एनर्जी नेगेटिव होता है, बट आपके सहूलियत की खातर मान लो कि यहाँ पे एनर्जी है ना वो 50 जूल है। आपको समझाने की खातिर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एनर्जी 50 जूल है और यहाँ पे एनर्जी 25 जूल है। वैसे नेगेटिव होता है, बट मान लो कि ये 50 जूल है, ये 25 जूल है। तो जब इलेक्ट्रॉन 50 जूल में से 25 जूल में जाएगा, तो उसका मान लो कि यहाँ पे 10 जूल है, तो 50 जूल में से 10 जूल में जाएगा तो उसका एनर्जी कितना डिक्रीज होगा? 40. तो ये जो फोटोन होगा उसका एनर्जी क्या होना चाहिए? तो फिर 40. 40। मतलब कैन आई से द एनर्जी ऑफ द फोटोन, दैट इज HF, मस्ट बी इक्वल्स टू the difference of the energy level, energy of the energy levels. Is that clear? Yes, sir. क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया?
तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, बिकॉज दैट इज अकॉर्डिंग टू द conservation of energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर? तो ये फर्स्ट एंड सेकंड जो है ना पोस्टुलेट, उसके प्रूफ आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाएंगे। तो ये जो बोहर ने बताया था उसी को हम क्या बोलेंगे? ये बोहर ने ये 3 चीज बताई थी, उसी को हम क्या बोलेंगे? Bohr's postulates. नहीं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो चाहे आपको एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि भाई डिस्कस बोहर्स एटॉमिक मॉडल, या फिर ऐसा पूछेगा राइट डाउन द बोहर्स पोस्टुलेट्स और राइट डाउन द बोहर्स हाइपोथेसिस, तो ये आपको ये लिखना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? एक बार फटाफट सबसे पहले Yes, sir. उसने ये बताया अगेंस्ट द क्लासिकल मैकेनिक्स, उसने ये बताया कि न्यूक्लियस के आसपास कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो वहां पे वो कोई टाइप का एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा, उसको हम स्टेडी ऑर्बिट बोलेंगे और स्टेबल ऑर्बिट बोलेंगे। सेकेंड, फ्रॉम द इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, electron can revolve in only those orbits in which its angular momentum is in the integral multiple of h upon 2 pi. This is called the quantization of angular momentum. That is the second postulate of the Bohr. Third, when the electron is transited from the higher energy level to the lower energy level, it will emit the radiation in the form of photon, and which is having the energy hf is equals to the difference of the energy of the two levels. एंड वाइस वर्सा, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में है और उसको hf जितना एनर्जी मिलेगा तो वो हायर स्टेट में जा सकेगा, वाइस वर्सा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. These are the 3 postulates given by the Bohr. So that is a very important question. अब क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे ये बोहर्स पोस्टुलेट्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का रेडियस का फॉर्मूला निकालना है। आज का ये नंबर 1 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ रेडियस। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले कोई इलेक्ट्रॉन मान लो कि r उसका रेडियस है, तो वो रिवॉल्व कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, the centripetal force is provided by the electrical force. इलेक्ट्रिकल फोर्स आपको पता है कि K, मान लो कि न्यूक्लियस का चार्ज Z है, एटॉमिक नंबर सपोज के Z है। अगर हाइड्रोजन होता तो Z इक्वल्स टू 1 लिख देते, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं तो माइनस नहीं आना चाहिए, अदरवाइज तो इक्वल्स टू के एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा, एक साइड नेगेटिव हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मेरा जो टारगेट है ना फ्रेंड्स, वो ये है कि मुझे है ना रेडियस का फॉर्मूला निकालना है। तो mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कहना इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर बाय r। इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Now according to the Bohr's second postulates, तो सेकंड पोस्टुलेट्स ये है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो NH/2 जितना ही होता है। बट आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू r क्रॉस p, मतलब rp sin थीटा। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes. बट मुझे ये बताओ कि सर्कुलर मोशन में आपका जो मोमेंटम है एंड रेडियस है, वो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90. हाँ, टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फॉर द सर्कुलर मोशन ये r एंड p के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा भैया? 90 होगा। तो sin 90 क्या होता है भैया? 90. 90. क्या 90 है? sin 90 होता है, 1. 1 होता है। तो ये बचेगा r इंटू पी इंटू 1। तो r इंटू पी के बदले mv लिख दो, चलेगा? यस और नो? Sir, actually તમારે ત્યાં લેગ થયું હતું એટલે sin 90 નો આન્સર તમને 90 સંભળાયો. ओके गुड। तो क्या ये l के बदले r इंटू पी के बदले mv लिख सकता हूं मैं? Yes, sir. Yes. ओके। तो अभी है ना, मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स।
तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके. अब मैं ना ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, या फिर इक्वेशन नंबर 2 में से वी स्क्वायर का वैल्यू 1 में डालू, या फिर इक्वेशन नंबर 1 में से वी स्क्वायर का वैल्यू 2 में डालू, कोई भी, मतलब मुझे है ना वी स्क्वायर को एलिमिनेट करना है. तो मैं ना इक्वेशन 1 में से वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ. ओके. और अल्टीमेटली टारगेट इज टू एलिमिनेट द वी स्क्वायर. तो पॉसिबल है कि टेक्स्ट में उल्टा किया है कि 2 में से वी स्क्वायर का वैल्यू निकाल के 1 में डाला होगा. मतलब सेम ही होगा, जो भी करना है आप कर सकते हो. तो बोलो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा भैया? ओके. इज इट ओके फ्रेंड्स? देखो तो Yes, sir. मैंने ना 1 में से वी स्क्वायर का वैल्यू निकाला, तो 1/4 जेड स्क्वायर बाई एम आर. अब देखो मेरा टारगेट जो है वो आर फाइंड करना है, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, एक एम भी कैंसिल हो जाएगा, 4 एंड पाई इज ऑल्सो गेट कैंसल्ड. तो आर को सब जगह इक्वेशन बनाओ तो क्या बचेगा? एन स्क्वायर बचेगा, एच स्क्वायर बचेगा, और डिनोमिनेटर में ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, राइट साइड तो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में. तो न्यूमरेटर में एन स्क्वायर बचेगा, एच स्क्वायर बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा. अब डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? एक पाई बचेगा, फिर क्या बचेगा? फिर एम जाएगा नीचे, ई स्क्वायर जाएगा, जेड जाएगा. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजेनिक एटम्स, He प्लस Li प्लस प्लस एटसेट्रा. फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है. एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम स्क्वायर जेड. एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम स्क्वायर जेड. एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम स्क्वायर जेड. हम तो पहला तो पस्ती नहीं ला रही चलावनो तो फिजिक्स में मिस्टेक थी आई गयो. सर कोई इजी वे कौन है? आ तो बहुत हार्ड लागे एन याद स्क्वायर लागो. एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम स्क्वायर जेड. एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम स्क्वायर जेड. याद आ जाएगा फ्रेंड्स? याद रही जैसे सर. ओके. सो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे कांस्टेंट है. देखो h कांस्टेंट है 6.625 10 to minus 34, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 to minus 12, पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 10 to minus 31 होता है, चार्ज होता है 1.6, मतलब सब कुछ कांस्टेंट है. तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z कह सकते हैं हम. तो इफ यू आर कंपेयरिंग द रेडियस ऑफ द डिफरेंट एटम्स, तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, बट एक ही एटम के डिफरेंट ऑर्बिट का रेडियस, डिफरेंट ऑर्बिट के कंपैरिजन है एक ही एटम का, तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. अगर अलग अलग एटम्स के रेडियस को कंपेयर करते हो तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z होगा. बट एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिटल को आप कंपेयर करते हो तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो जाएगा. अगर पर्टिकुलरली अगर हम हाइड्रोजन एटम के बारे में सोचें, फॉर हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, उसको बोहर रेडियस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Bohr radius. तो इसको R1 इज इक्वल टू A0. तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट रेडियस को बोहर रेडियस बोलते हैं. तो फ्रेंड्स ये n स्क्वायर एंड z का वैल्यू 1 लिख दो, तो क्या बचेगा आपका? एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम स्क्वायर. और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको मिलेगा 0.53 एंगस्ट्रॉम. शायद आपको ये वैल्यू पता होगी केमिस्ट्री में, शायद है. हाँ 0.529. एग्जैक्टली 0.529 एंगस्ट्रॉम. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. केमिस्ट्री में Yes, sir. रेडियस की फॉर्मूला है, उसका वैल्यू भी है, बट वो कहाँ से आया, क्यों आया, वो आपको नहीं बताया गया होगा. तो अभी समझ में आया वो कहाँ से आया फ्रेंड्स? यस सर. Is that Yes, clear, sir. friends? Is it okay now?
तो फ्रेंड्स, अगर आपको JEE नीट के लिए याद रखना है तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि कोई भी हाइड्रोजेनिक एटम है, कोई भी हाइड्रोजेनिक एटम है तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद रख दो. So that is valid for every hydrogenic atoms. R is equals to 0.53 n square by Z एंगस्ट्रॉम में. आया बात समझ में? यस सर। Yes, ये sir. इक्वेशन जो है ना, वो कोई भी हाइड्रोजेनिक मतलब लिथियम प्लस प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, हीलियम प्लस, तो ये कोई भी हाइड्रोजेनिक एटम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. शॉर्टकट. इज दैट क्लियर? बिकॉज ये h स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन Yes, नॉट sir. अपॉन पाई एम स्क्वायर का जो वैल्यू है ना, वो 0.53, एग्जैक्ट बोलो तो 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है. ओके, तो ये ओके 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वैसे इसमें 2 ही स्टेप है. कौन से 2 स्टेप है? एक, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स, नंबर 1, एंड नंबर 2, बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट्स. इज दैट क्लियर? तो उन यस सर। दोनों मिला के Yes, sir. आपको जस्ट आपको वी स्क्वायर का क्या करना है, वी स्क्वायर का एलिमिनेशन करना है और कुछ नहीं. इज इट ओके? इजी है ना थ्योरी? यस सर। Yes, sir. तो अब हम क्या करेंगे? अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एनर्जी का इक्वेशन अभी डिराइव करना है. तो मैं सच में बताऊं तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, खाली एक स्टेप उसमें ऐड करने का है. तो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर दिया है. आपको अगर याद हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर दिया है, और टोटल एनर्जी का डिराइव भी, उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर दिया है. और जस्ट आपको एक स्टेप ऐड करना है. आपको क्या करना है कि रेडियस का जो है ना, वो ऐड करना है लास्ट में, और कुछ नहीं. पोटेंशियल एनर्जी याद है भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ZE, Q2 माइनस ई, यहाँ पे माइनस ई स्क्वायर बाई आर, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये रहा आपका. तो यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ एम स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर बाई आर हो जाएगा. और अगर दोनों का ऐड करेंगे आप, तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा. तो वो शायद आपको याद भी होगा, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर बाई आर. राइट फ्रेंड्स? क्या ये फॉर्मुलेशन हमने प्रूव किया है ऑलरेडी? यस सर। Yes, sir. एक स्टेप ऐड करना है. अब खाली एक ही स्टेप आपको ऐड करना है. क्या करना है आपको? आर का फॉर्मूला यहाँ पे प्लेस करना है. तो अभी आपका हो जाएगा -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर बाई आर. बट आर के बदले क्या लिखना है आपको? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m स्क्वायर Z. n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m स्क्वायर Z. आया बात समझ में? Yes, sir. यस सर। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि ये कौन चला जाएगा? कोई नहीं जाएगा, कम वक्त कोई भी नहीं जाएगा. तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? Z स्क्वायर ई रेस एक टू पाई चला जाएगा, पाई चला जाएगा, और कोई नहीं, पाई जाएगा. तो न्यूमरेटर में बचेगा क्या? -m e⁴ स्क्वायर Z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर. So friends, this is what is the formula of the energy. ये आपको याद रखना है. तो माइनस कमिनी एमिनी 4 पावर Z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर. एनर्जी का फॉर्मूला माइनस कमिनी एमिनी 4 पावर Z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर. याद रह जाएगा फ्रेंड्स? रखो तो पढ़ से हमें। तो इक्वेशन ऑफ द एनर्जी माइनस एमिनी 4 पावर Z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस
mne4 power z square upon eta epsilon square n square h square. So this is the formula of the energy. अगर डिफरेंट एटम्स के बारे में अगर कंपैरिजन करनी है आपको, अलग अलग एटम्स के बारे में, तो ये होगा आपका E प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर होगा फॉर द डिफरेंट एटम्स. बट अगर एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिट्स के कंपैरिजन करना है आपको, तो 1 अपॉन n स्क्वायर रहेगा. एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिट के लिए ये 1 अपॉन n स्क्वायर रहेगा. अब देखो यहाँ पे n एंड z के सिवा जितना भी वैल्यूज है वो कांस्टेंट है, तो अगर इसका सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 21.72 10⁻⁻19. हाइड्रोजन एटम है ऐसा मान लो, तो Z1 हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इसको बचेगा. ये आपका जूल में आंसर आएगा, ये जूल में आएगा. अगर इसको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड यू नो दिस वैल्यू, you are knowing this value. Am I right, friends? Yes, sir. तो अभी ये के फंडामेंटल क्लियर हो रहे हैं भैया? Yes, sir. So now I think it is very much clear for you, right? Yes, sir. तो ये Sir, हाँ बोलो. વધારે generalize કરવા માટે z² multiply ના કરી દેવાય? हाँ, I am talking about right now only electron, but actual formula is a 13.6 upon n square into z square. Okay. Okay, sir. So that is always into z square is there. Okay, but for the hydrogen it is a z is equals to 1. Okay. So Okay, sir. the formula of energy, and I think this was you had learnt in the chemistry. Am I right, friends? Yes, sir. फ्रेंड्स यहाँ पे वापस से एक बार डिस्कशन कर लेंगे कि यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला नेगेटिव मिल रहा है, तो कोई बताएगा ये नेगेटिव का मतलब क्या है? इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा, इसमें सब ब्रीफली मैंने बताया है, पूरा प्रूफ, डिटेल प्रूफ आपको टेक्स्ट ये क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा. अगर देखना है तो आपको इसको भी देख सकते हो, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा. बट यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव मिलता है, उसका मीनिंग क्या हुआ? Bounded. या इसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बाउंडेड स्टेट में है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है. तो अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना नेगेटिव एनर्जी है उतना ही आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. वो किसी भी हिसाब से आप दे सकते हो, मतलब उसको इतना पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसका नेट एनर्जी जीरो हो जाएगा. नेट एनर्जी अगर जीरो हो जाएगा तो वो है ना बाउंडेड स्टेट में से फ्री हो जाएगा, मतलब एटम्स से बाहर हो जाएगा, एटम्स के अट्रैक्शन से, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर निकल जाएगा, मतलब एटम्स का आयोनाइजेशन हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन अगर एटम लॉस कर देगा तो दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन. जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए अगर फर्स्ट ऑर्बिट, उसका ग्राउंड स्टेट जो है, हाइड्रोजन एटम के अगर ग्राउंड स्टेट के बारे में सोचे तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है? 13.6. -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो उसको अगर मुझे आयोनाइज्ड करना है तो अब मुझे कितना देना पड़ेगा? 13.6 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दैट इज व्हाई the ionization energy for the hydrogen atom will be equals to 13.6 electron volt. Am I right, friends? Yes, sir. तो ऐसे दूसरे अलग अलग एटम्स के आयोनाइजेशन एनर्जी आप समझ सकते हो, इसका पूरा एक अलग से क्वेश्चन है वैसे, बट क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? Yes. Yes, sir. सो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है. अगर आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ लिया आपने यहाँ पे मेरे पास, तो आई थिंक आप आराम से ये क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो एग्जाम के अंदर, और 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है. आई होप इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू. ओके, इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, sir. आके ना तो बोल दो. Yes, sir. तो फ्रेंड्स यहाँ Yes, sir. ओके फाइन, थैंक यू. तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस कंसेक्यूटिव जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 16th क्वेश्चन में बोहर्स पोस्टुलेट्स के बारे में है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ा हिस्ट्री लिख के उसके 3 पोस्टुलेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. दूसरा पोस्टुलेट आपको पता है कि NH/2π है, एंड तीसरा वाला जो है वो HF = EI - EF है. ओके, 17th क्वेश्चन जो है ना वो nth ऑर्बिट का रेडियस के फॉर्मूला है. तो वो जो फॉर्मूला है वो ये रहा, n² h² ε0 अपॉन πm² z.
ओके थोड़ा बहुत प्रूफ मतलब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से किया हुआ है, बट जो भी है आप देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट देख लो अगर ऐसा हो तो। ओके ये आपके एक रेडियस का इक्वेशन है, और फिर बोहर रेडियस के बारे में भी बताया गया है कि भाई बोहर रेडियस मतलब सबसे पहले एटम का सबसे पहला रेडियस। तो ये आपका एन, तो भाई एन तो 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एन स्क्वायर निकल जाएगा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई एम स्क्वायर। उसका वैल्यू अगर फाइंड करेंगे बाय पुटिंग द ऑल द कांस्टेंट वैल्यूज, you will get 5.29 10 raised to minus 11, that is 0.53 angstrom, that you had learned in the chemistry as well. Okay, ओके और फिर 18th क्वेश्चन जो है ना वो हो गया आपका एनर्जी वाला क्वेश्चन। तो ये वैसे ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, ये पूरा क्वेश्चन मतलब ये पोटेंशियल फाइंड किया है ऑलरेडी, काइनेटिक फाइंड किया हुआ है, टोटल एनर्जी भी फाइंड किया है ऑलरेडी, बट आपको खाली करना क्या है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द रेडियस, एक स्टेप ऐड करना है आपको। अभी जो आपने आगे एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, जो 13 या 14 क्वेश्चन जो था, उसमें एक स्टेप का आपको ऐड करना है, तो आपका एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, माइनस कमिनी नॉट कमिनी एमिनी, तो माइनस एमिनी 4 पावर जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, याद रह जाएगा भैया। यस सर तो ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, उसको वापस से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया। ओके फ्रेंड्स, ये जो टेबल है ना, एक ये टेबल है, ये टेबल बहुत ही मायने रखता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। ये जो मोर इन्फॉर्मेशन में एक टेबल है, तो ये पूरा टेबल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही मायने रखता है। तो ये टेबल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिस्कशन करेंगे एट ए टाइम ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। भले ही जेडब्ल्यू में इंपॉर्टेंट है, बट इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ये बहुत ही मायने रखता है। चलो फ्रेंड्स, ये 19th क्वेश्चन हो गया है कि भाई ये नेगेटिव साइन जो है वो क्या है, मतलब इसका देखो ये टोटल एनर्जी जो है ना इन एटम इज बेस्ड ऑन विच हाइपोथेसिस एंड व्हेन इट इज गेट्स ट्रू। तो भाई ये जो है ना दैट इज बेस्ड ऑन द ये जो दिखा एक क्वेश्चन ने डिराइव किया वो किसके बेस पे है और कब वो ट्रू होगा। तो टू ऑब्टेन द फॉर्मूला electron is assumed to be in the circular but under the influence of the inverse square force, यहाँ पे inverse square force होना चाहिए। The orbits are elliptical shaped like the orbit of the planet surround are elliptical. However, it was shown physicist Sommerfeld that the restriction of the circular orbit is relaxed. These equations continue to hold even the elliptical orbit. मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ये जो इक्वेशन है वो किसके बेस पे हमने प्रूव किया, तो हमने ऐसा मान के प्रूव किया है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में है। बट कुछ लोगों ने ऐसा भी आर्गुमेंट किया कि भाई ये जो स्क्वायर इनवर्स फोर्स जो है ना, स्क्वायर इनवर्स फोर्स, तो उसमें ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ऑर्बिट आपके सर्कुलर ही हो। जैसे सन के आसपास जो प्लैनेट्स है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में है, वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो स्क्वायर इनवर्स फोर्स ही है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों कि इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो सर्कुलर ही आपने क्यों लिया। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ये जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया वो किस हाइपोथेसिस के बेस पे डिराइव किया। तो हाइपोथेसिस नंबर 1 हमने ये मान के प्रूव किया कि हमारा जो रेडियस है वो सर्कुलर है, वो हाइपोथेसिस के बेस पे हमने ये क्वेश्चन प्रूव किया। बट the question arises that it is possible that the orbit may be elliptical one as well, because square inverse law में elliptical orbit भी possible है। बट फिर यहाँ पे लिखा नहीं है, खाली सोमरफील्ड का नाम लिखा है, बट विल्सन एंड सोमरफील्ड, विल्सन एंड सोमरफील्ड, वो दोनों ने ये प्रूव कर दिया था कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है ना वो आपको सर्कुलर ही लेना पड़ेगा, वो आप यहाँ पे एलिप्टिकल नहीं ले सकते। वैसे सर्कुलर ऑर्बिट भी एलिप्टिकल का ही एक स्पेशल केस है। सर्कुलर ऑर्बिट एलिप्टिकल ऑर्बिट का ही एक स्पेशल केस है। मैथ्स वालों को, बच्चों को मैं बताऊंगा तो आपको समझ में, मैथ्स वालों को समझ में आ जाएगा। ये एलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, इक्वल टू बी हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, ये है एलिप्स का इक्वेशन। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। बट इन द स्पेशल केस अज्यूम दैट द ए इक्वल्स टू बी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सर्कल।
ये सर्कल हो जाएगा। तो विल्सन एंड समरफील्ड ने ये प्रूव कर दिया था कि भाई ये एलिप्स का ही एक स्पेशल केस है सर्कुलर ऑर्बिट, और यहाँ पे ऐसा लेना पड़ेगा। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, एक हिस्ट्री है, ऐसा कह सकते हैं। फिर इसके बाद एनर्जी लेवल्स का जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाए, वो केमिस्ट्री में एज इट इज आई थिंक आप पढ़ते हो। तो ये एनर्जी लेवल्स आपको पता है कि सबसे पहला अगर जो कोई एनर्जी लेवल है ग्राउंड स्टेट, तो उसके लिए -13.6 आएगा। फिर दूसरे अगर के बारे में सोचे तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एनर्जी लेवल का डायग्राम दिया है कि नहीं दिया है, ये रहा एक्जेक्टली ये रहा, लुक एट दिस। तो ये डायग्राम ये बता रहा है, क्या आप देख सकते हो ये डायग्राम को? देखो ग्राउंड यस सर। है तो उसका जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, -13.6। आपका जो बेसिक हाइड्रोजन एटम के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इंटू जेड स्क्वायर। जेड इज इक्वल टू कंसिडर टू बी 1 फॉर हाइड्रोजन। तो अगर n इज इक्वल टू 1 हम प्लेस करेंगे तो आपका जो एनर्जी होगा ग्राउंड स्टेट में वो सबसे कम रहेगा, नेगेटिव मैक्सिमम मतलब सबसे कम। फिर अगर n इज इक्वल टू हम 2 प्लेस करेंगे तो -13.6 अपन 4 हो जाएगा। तो अगर अपन 4 हो जाएगा तो वो हो जाएगा -13.6 अपन 4 करो कैलकुलेटर से, वो 3.4 मिलेगा आपको। फिर n इज इक्वल टू 3 प्लेस करोगे तो थर्ड स्टेट का जो इक्वेशन है, तो -13.6 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर 9, 13.6 को 9 से डिवाइड करो तो -1.51 आएगा। फोर्थ स्टेट के बारे में सोचो तो -13.6 अपॉन 4 का से 16, तो 0.85 मिलेगा आपको। तो ये सारे वैल्यूज आपको कहाँ से आए पता चला आपको फ्रेंड्स? आप एक चीज देख सकते हो कि कंसेक्यूटिव ऑर्बिट का नंबर जब बढ़ता है तो डिफरेंस जो है ना एनर्जी का वो डिक्रीज हो रहा है, देखो देख सकते हो आप। यस सर। वैसे Yes, पहले, sir. हाँ पहले एंड दूसरे के बीच में डिफरेंस कितना है, तो बोले 13.6 माइनस 3.4 करोगे तो 10.2 आएगा पहले दूसरे। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से आपको उसके एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब सेकंड स्टेट में भेजना है, तो आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको? इलेक्ट्रॉन को अगर ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड मतलब सेकंड स्टेट में भेजना है तो हाउ मच एनर्जी यू नीड टू सप्लाई? दोनों के डिफरेंस इतना, 10.2। 10.2। तो इसको क्या बोलते हैं कि पता है, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं, इसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस। तो अगर ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हो तो वो फ्री हो जाएगा, तो वो आयोनाइज एटम आयोनाइज्ड हो जाएगा, तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। बट अगर ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को 10.2 दोगे आप तो वो फर्स्ट स्टेट में से सेकंड में मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो ये जो 10.2 है ना उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अगर ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है उसको थर्ड स्टेट में भेजना है, मतलब सेकंड एक्साइट, थर्ड स्टेट का मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो वहां पे भेजना है तो हाउ मच एनर्जी यू रिक्वायर्ड? तो 13.6 माइनस 1.51 कर दो, तो 13.6 माइनस 1.51 करोगे तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। तो ये जो मिलेगा उसको क्या बोलना चाहिए मुझे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ऐसा कुछ केमिस्ट्री में आता है कि नहीं आता है? थोड़ा बहुत। सेकंड एक्साइटेड एनर्जी आया बात समझ में फ्रेंड्स? तो ये एनर्जी लेवल्स फ्रेंड्स समझ में आया पूरा चीज? इज इट ओके फ्रेंड्स? तो ये पूरा जो क्वेश्चन है ना वो आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग एमसीक्यू बेस करना है कि भाई ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं, व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज द, ओके एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके सो फ्रेंड्स ये एक टॉपिक आई थिंक ऑलरेडी खत्म हो गया है, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड that what is the ground state of atom,
what is the ionization energy and what is the excitation energy. तो ionization energy and excitation energy के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया भैया? यस सर। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में है तो अगर उसको आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो फ्री हो जाएगा, तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। बट अगर आप दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस जितना ही प्रोवाइड करते हो, दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस जितना प्रोवाइड करते हो, तो वो जैसे फर्स्ट एंड सेकंड का डिफरेंस 10.2 है, तो अगर आपको ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और उसको 10.2 प्रोवाइड करते हो तो वो सेकंड स्टेट में जाएगा। सेकंड स्टेट में जाना मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना। सेकंड स्टेट का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अगर कोई ऐसा पूछे कि हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो आपका आंसर होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अगर कोई ऐसा पूछे कि हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट का फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, फर्स्ट, तो आपको क्या लिखना है? 10.2 10.2 है। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, तो क्या लिखोगे आप? 12 point something था। 12.09, ये यहाँ पे कैलकुलेशन। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, अगर कोई आपको ऐसा पूछता है कि हाइड्रोजन एटम का सेकंड स्टेट का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाइड्रोजन एटम का सेकंड स्टेट का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो क्या लिखोगे आप? तो जब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सेकंड स्टेट में है तो उसके पास कितना एनर्जी होगा? -3.4। तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए आपको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा? ओनली 3.4। तो सेकंड स्टेट का आयोनाइजेशन एनर्जी अगर पूछते हैं तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। So I think now you understood what is the ionization energy and what is the excitation energy. Am I right, friends? तो फ्रेंड्स मैंने ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू पूछ सकते हैं। तो आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन चलाए, 16th, 17th एंड 18th। ये 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड फिर उसके बाद 19th एंड 20th जो क्वेश्चन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो आज का सेशन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। हम वापस से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और वहाँ पे हम ये चैप्टर के थ्योरी को ख़त्म करेंगे। चैप्टर का थ्योरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है, 3-4 क्वेश्चन ही बाकी है। तो थ्योरी इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी फिनिश्ड द नेक्स्ट लेक्चर, or I think we can take the numericals as well, but next lecture will be on the next Tuesday। तो Tuesday तक अभी कोई हमारा बोर्ड का लेक्चर नहीं है। कल आपका JEE का संतोष सर का लेक्चर एज पर द शेड्यूल है। सैटरडे को मेरा JEE का एज पर द शेड्यूल है। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है?